Hello students, 11th class. Today 11th class mathematics. ठीक है, लास्ट टाइम 11th वालों को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर किसी बुक में तो 1.4 है, किसी में 1.5 है। ऐसा है जो न्यू वर्जन है ना बुक्स का, उसमें तो ये 1.5 एक्सरसाइज है और जो ओल्ड वर्जन है उसमें एक्सरसाइज 1.4 है। हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम लोग एलिमेंट्स के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करवा दी थी। वैसे ना मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर में मैंने एक पार्ट स्किप किया है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, टाइम मिला तो मैं जरूर करवाऊंगा। तो थोड़ा सा पहले चीजों को पढ़ते हैं फिर सोचते हैं डी मॉर्गन। वैसे बता तो दिया था डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा आज भी बता दूंगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ठीक है, प्रूफ उसका कभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत कुछ है सेक्स के अंदर। आप अगर आपको इतना आता है तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो आप, इतना आता तो। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो लास्ट टाइम मैंने बता दिया था। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया ना उनके लिए आगे वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, पहले इंट्रोडक्शन देखो तो जाके फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ठीक है जी, चलो। कहते हैं इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स हैं। सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, 35 स्टूडेंट्स हैं। 24 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। 24 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। 2 सेट बनेंगे ना, 2 चीजों के बारे में बताया तो 2 सेट बनेंगे, 3 चीजों के बारे में बताया तो 3 सेट बनेंगे। ठीक है जी, तो लेट A is the set of students, let A is the set of students who play cricket, and let B be the set of the students who play football। अब बात करते हैं हम लोग, तो क्या बनाइए, चेक इट आउट। क्या कहता है, 24 लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के सेट को क्या माना ए, तो एन ऑफ ए कितना है 24। क्रिकेट के सेट को ये माना है तो एन ऑफ ए कितना है बच्चों 24। और 16 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं तो एन ऑफ बी, फुटबॉल के सेट को बी माना है तो एन ऑफ बी कितना है 16 है। ठीक है, ईच स्टूडेंट लाइकली टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, यानी हर कोई कुछ ना कुछ गेम खेलता है। यानी ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों जो गेम है ना, दोनों मिला के पूरी क्लास खेलती है। यानी एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया 35 आ गया। यानी बोला या मतलब 35 स्टूडेंट है, वो तो या तो ए खेलते हैं या फिर बी खेलते हैं। इधर ए और बी मतलब ए यूनियन बी कितना दे रखा 35। समझ लो बात को। तो क्या हाउ मेनी स्टूडेंट लाइकली टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बहुत आसान प्रॉब्लम थी लेकिन मैं आसान से शुरू करना चाहता था। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन भरी आप लोगों ने, तो ये फॉर्मूला भी उसमें आया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है 35, एन ऑफ ए कितना है 24, एन ऑफ बी कितना है 16 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन 35। 24 और 16 40 बना, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्लस का 35 उधर जाके माइनस का 35। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया 40 माइनस 35 क्या होता है 5 होता है। यानी हम लोगों को वो स्टूडेंट्स मिल गए जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। यानी जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है मतलब ए एंड बी का मतलब ए बी और बी दोनों। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखो, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 400 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 400 है। यहां पे टोटल स्टूडेंट कितने थे 35 थे। ये कोई जरूरी नहीं है जो टोटल होगा वो हमेशा एन ऑफ ए यूनियन बी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो तभी होगा बी एटलीस्ट वन स्टूडेंट, कम से कम एक स्टूडेंट जो दोनों काम करे, एटलीस्ट वन स्टूडेंट जब दोनों काम करे तभी वो एन ऑफ ए यूनियन बी होगा। एंड ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इधर ए और बी, यानी या तो ए करे या फिर बी करे, यानी एटलीस्ट वन ऑफ द रीजन, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द
वर्क हैज बीन डन बाय दैट पार्टिकुलर, मतलब वर्क कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट फुटबॉल था यहाँ पे ऑरेंज जूस और एप्पल जूस भी है, देखो और तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। बी वन ऑफ द वर्क इज डन बाय एटलीस्ट वन, ठीक है ना, बी कम से कम एक द्वारा कोई ना कोई काम करा जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, लेट इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who takes apple juice, ठीक है, ठीक है। ए मैंने मान लिया वो स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल जूस लेते हैं। लेट बी द स्टूडेंट्स who takes orange juice, Let A is the set of students who takes apple juice. Let B is the set of students who takes orange juice. अब N of A बोले तो एप्पल जूस लेने वाले कौन है? एप्पल जूस लेने वाले 100 स्टूडेंट है। किसने बोला? 100 what listed है taking apple juice. 100 लोगों ने एप्पल जूस लिया। N of B बोले तो कितने लोगों ने ऑरेंज जूस लिया? 150 लोगों ने ऑरेंज जूस लिया। 75 were listed as taking both का मतलब A इंटरसेक्शन B, एटलीस्ट वन का मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपको राम कहानी खत्म कर देता हूं। A एंड B बोथ टू ऐसा आ जाए तो मतलब A एंड B यानी A इंटरसेक्शन B है। एटलीस्ट वन आ जाए, एटलीस्ट वन का मतलब A यूनियन B है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? A यूनियन B है। तो यहां से 75 जो है ना A इंटरसेक्शन B है, तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ गया? 75, ठीक है जी। अब यहां पे कहीं नहीं लिखा है स्टूडेंट 400 है टोटल, यहां कहीं नहीं लिखा भी हर स्टूडेंट कोई ना कोई जूस लेता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कोई ना कोई, दोनों में से कोई जूस ना लेते होंगे। यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स जो थे ना वो कोई ना कोई गेम खेल रहे थे, या तो फुटबॉल खेल रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पे 400 जो स्टूडेंट है ना वो कोई जरूरी नहीं है हर बच्चा या तो एप्पल जूस लेगा या ऑरेंज जूस लेगा, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। क्या पता वो एप्पल और ऑरेंज दोनों में से कोई भी जूस ना ले, ठीक है, गन्ने का जूस ले, क्या पता लगता है, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों ने यहां निकालना है। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। एक ही फॉर्मूला लग रहा है अभी तक, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है? एन ऑफ ए का वैल्यू ये 100 प्लस 150 माइनस 75। 100 और 150 250 हो गया, 250 में से 75 दिया, क्या बचा? 175 बचा, ठीक है जी। अब इसने हमें क्या निकालने के लिए बोला है? कहते हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नेदर एप्पल जूस। पहले तो बताओ, मैं बता दूं आपको, ए कोई सेट है, अगर हमने नोट ए की बात करनी है ना तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। देखो ये इनडायरेक्ट बात है, आप इसको कह भी नहीं सकते, लेकिन ये रियलिटी है। ए कोई सेट है, अगर नोट ए आ जाए तो उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां बोलता है नेदर ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट नोर बी कॉम्प्लीमेंट, ना तो ए हो ना ही बी हो यानी इंटरसेक्शन आएगा, मतलब बोथ नहीं होने चाहिए। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ना तो ए हो ना बी हो यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट इसलिए लग रही है ना, नोट आ रहा है, नेदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, ना तो ए ना बी। ए है तो ए आएगा, नोट ए है तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो क्या निकालना है? एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं यहां बता देता हूं, तेज करना तो आपको पता ही है। आपको डी मॉर्गन लॉ बताऊंगा क्या होता है। ए को अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी जो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट था ना, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो इंटरसेक्शन किसमें बदल जाएगा? यूनियन। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद कर लेना, नोट इट डाउन, बात समझ लेना। यानी अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, पूरे कॉम्प्लीमेंट लगाना तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा।
कॉम्प्लीमेंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन वही है ना भी आज मैं आपको नहीं करवाऊं तो आपकी नींव जो है ना मजबूत नहीं रहेगी इतनी, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। अब किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है ना, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना होता है, ठीक है जी। हम लोगों ने एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सीधी सी बात है, लास्ट टाइम भी ऐसा मैंने आपको बताया था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो जब हमें पता है 400 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें यह नहीं दे रखा कि हर कोई ना कोई जूस पीता है, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो सारे जूस नहीं पीते, तो इस टाइम जो एन ऑफ यू होगा ना वो 400 होगा। यूनिवर्सल सेट जो होता है ना वो बड़े से बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है ना वो बड़े से बड़ा सेट होता है, इससे बड़ा कोई सेट होता नहीं है। तो हमारे सामने बड़े से बड़ा सेट क्या बन रहा है, जिसमें 400 स्टूडेंट, तो अब कहीं बात 400 स्टूडेंट्स की हो रही है तो 400 स्टूडेंट्स की बात करनी है, उसके बाहर तो कोई आएगा नहीं, तो उस केस में जो 400 है ना वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। तो एन ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 400 है, टोटल स्टूडेंट 400 है, और ए यूनियन बी हमने निकाला 175 है, ठीक है। तो 400 में से 175 गया, क्या बचा 225, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में तो सबको बात समझ आ गई होगी, ना समझ आ रही तो बताना, ठीक है। और बार बार पहुंच करके देख लेना वीडियो को, क्योंकि यही तो फायदा होता है वीडियो अपलोड करने का लाइव में, और इसमें यही प्रॉफिट नुकसान है, ठीक है जी। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है अगली स्क्रीन और आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखो अभी तक हमारे सामने ना 2 सेट्स आते थे, अभी हमारे देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे 2 सेट्स हमारे सामने आ रहे थे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 सेट हमारे सामने है। वैसे तो मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, जब 3 सेट वाला क्वेश्चन आए आप लोग वेन डायग्राम से करिएगा, और किसी मेथड से आप ना करिएगा, सिर्फ वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन को टैकल करिएगा, आपका क्वेश्चन 100% सही आएगा, ठीक है। ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको, वेन डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं, ठीक है। कैसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना होता है और कैसे बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन करना होता है। बिना वेन डायग्राम के 3 सेट वाला क्वेश्चन हमेशा ही मुश्किल रहता है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आज थोड़ी देर में हम आपको कुछ बच्चों की वेन डायग्राम एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं वेन डायग्राम के बताऊंगा क्या होता है। वैसे लास्ट टाइम मैं वेन डायग्राम के बारे में बता चुका हूं, फिर दोबारा बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, 40 स्टूडेंट है टोटल क्लास में, ठीक है जी, 40 स्टूडेंट है टोटल क्लास में। 16 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, यानी 3 सेट आ गए। लेट ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study, let A is a set of students who study English, let B is a set of students who study accountancy, ठीक है जी, and let C be the set of students who study economics। ये आपके सामने 3 सेट बन गए, ठीक है जी, ये आपके सामने 3 सेट बन गए। 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश वाले 100 हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं 16, यानी एनओपी इंग्लिश वाले 16 हैं, एनओपी 100 हैं, ठीक है जी। एनओपी मतलब इकोनॉमिक्स सॉरी अकाउंटेंसी, एनओपी अकाउंटेंसी वाले कितने हैं, अकाउंटेंसी वाले 22 हैं। एनओसी बोले तो इकोनॉमिक्स वाले कितने हैं बच्चों, 26, ठीक है बेटा। अब 5 लोग जो है ना, 5 लोग हैं इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश को ए से लिखा है, इकोनॉमिक्स को सी से लिखा है, पूरा सर्कल बड़ा बढ़िया लगता है। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश को ए से लिखा है, इकोनॉमिक्स को सी, यानी ए एंड सी वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ए एंड तो इंटरसेक्शन आएगा, एंड तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। 14 लोग ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स वाले हैं, 14 लोग ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी को बी से लिखा है, और इकोनॉमिक्स वाले हैं, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स वाले 14 लोग हैं, ठीक है जी। अब 2 स्टडी आर द 3 सब्जेक्ट, 2 ऐसे हैं जो तीनों ही पढ़ते हैं, यानी
तीनों बोले तो ए एंड बी एंड सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दो है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, दो है। वैसे तो मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया। एक बात और, यहां पे एक बात लिखी है, ईच स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। अब ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, कभी तो ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगी, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स का काम करेगी, कभी ये सारे सेट्स के यूनियन का काम करेगी। जब आपको लिखा हो ना ऐसा बी ईच स्टूडेंट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जो 2 काम हो रहे थे एटलीस्ट कम से कम एक को, एटलीस्ट 1 को करेगा, 3 काम हो रहे हैं तो एटलीस्ट 1 को करेगा, तो वहां उस केस में 2 है तो ए यूनियन बी बन जाता है, 3 है तो ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को ये बोला है जब भी 3 सेट का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे, वेन डायग्राम्स। ठीक है, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं आप लोगों को दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, मैं कहीं कभी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने छोड़ा है, एक टॉपिक छोड़ा है, डी मॉर्गन्स लॉ छोड़ा है, टाइम आने पे करवाऊंगा, डी मॉर्गन्स लॉ को भी करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको सब आना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में कुछ है या नहीं है, वैसे डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपको सब आना चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला बताया था 3 बार। कैसा होता है, तीनों का यूनियन, अलग अलग तीनों का एडिशन, जो पेयर में इंटरसेक्शन माइनस करना है और ट्रिपल लेफ्ट जो इंटरसेक्शन होगा वो प्लस करना है। ठीक है ना, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। अब बाय वन वैल्यूज रखते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, 40, एन ऑफ ए कितना है 16, एन ऑफ बी कितना है 22, एन ऑफ सी कितना है 26, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बच्चों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना 14, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना 14, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना है 5, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना 5, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है +2। ठीक है, +2। ठीक है, अब हम लोगों ने ना यहां से सब कुछ गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 40 = एडर सब्ट्रैक्शन जो भी है करो, 16 into 22 क्या होता है, 16 into 38 होता है आई थिंक, 38 and 6 44 है 20 64, 64 में से 14 गया 50 में से 5 गया, 50 में से 5 गया 45, 45 into 47 आ गया। आई थिंक इफ माय कैलकुलेशन इज राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम तो राइट होती है, बाकी कई बार डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाता है पॉजिटिव, प्लस का 40 इधर आके माइनस का 40, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। यानी 7 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी दोनों पढ़ते हैं, यानी एंड ए सॉरी बी है अकाउंटेंसी बी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 7 होगा। ठीक है, 7 होगा। तो एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, यहां पे इंग्लिश अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है, बड़ा खराब कॉम्बिनेशन है, समझ लो बात को। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स के साथ आना चाहिए बिजनेस, समझ लो बात को। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स के साथ क्या आना चाहिए, बिजनेस आना चाहिए। वैसे जहां आप मैथ पढ़ रहे हैं तो बीच में मैथ भी होना था, और मैथ का कॉम्बिनेशन ज्यादा फिजिक्स के साथ बनता है, केमिस्ट्री के साथ बनता है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स के साथ कम बनता है। ठीक है ना, जो बच्चे मैथमेटिक्स ले रहे हैं ना, कोशिश करिए वो अपने, मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, वो साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लें, उनका मैथमेटिक्स और भी अच्छा हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये बात अच्छे से बता देता हूं, टाइम आगे जो टाइम आने वाला है ना, उसमें परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज की वैल्यू है कि आपको नॉलेज कितनी है। आप लोगों को कोई ना कोई रिटन टेस्ट क्रैक करना है, उसके लिए नॉलेज मायने रखती है, कोई परसेंटेज मायने नहीं रखती। ठीक है नहीं, अब इसको यहाँ पे ये पूछता है, कहता है इंग्लिश इकोनॉमिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। दोबारा बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। हम लोगों को एक तो इंग्लिश चाहिए, ठीक है, एक तो इंग्लिश चाहिए, मैं लिख रहा हूं अच्छे से, एंड स्टूडेंट्स हैविंग इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इंग्लिश। ऐसे मैंने ना रब कर दिया,
इंग्लिश को मैंने ए माना था, अकाउंटेंसी को बी माना था और इकोनॉमिक्स को सी माना था। अब हम लोगों ने ए और बी तो लेना है, यानी मेरे को एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। इंग्लिश अकाउंटेंसी वाला चाहिए। वैसे अगर अकेला इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बोला होता तो मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल के छोड़ देता, लेकिन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी के पेयर में से हमने वो घटाने जो इकोनॉमिक्स वाले। अब अगर सिंपल उन्होंने इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बोला होता, अगर सिंपल उन्होंने इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बोला होता तो हम लोग ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी निकाल के छोड़ देते। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन लगा दी, इकोनॉमिक्स नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के साथ इकोनॉमिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें से ऐसे बच्चे घटा देने हैं जिनके पास ए और बी के साथ सी डी है। इसमें से ऐसे बच्चे घटा देने हैं जिसके पास ए और बी के साथ सी डी है। तो मतलब हमने वो घटा देने हैं जिनके पास ए बी एंड सी तीनों के तीनों सब्जेक्ट है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने भी निकाला है, अभी सात निकला था, शायद सात निकला था। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने बच्चों के पास तीनों सब्जेक्ट है? 2। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। ठीक है। अब ये तो था आपका जो सिंपल जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं वेन डायग्राम से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो वेन डायग्राम से मैं कराऊंगा। पहले तो वेन डायग्राम समझ लो क्या होता है। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं। वेन डायग्राम क्या होता है? वैसे पहले किसी वीडियो में मैंने वेन डायग्राम बताया था, दोबारा बता देता हूं। वेन डायग्राम क्या होता है? किसी भी सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, किसी भी सेट को वेन डायग्राम मतलब डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, उस रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब मैं कई बार तुम लोग देखोगे यूनिवर्सल सेट की जब बात आती है ना, मैं यू ऐसे लिखता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कहीं रह जाता है वहां फिर दिक्कत नहीं होती, जहां दिक्कत होती है वहां। और पता क्यों लिखता हूं? देखो मैं सिंपल यू नहीं लिख सकता यूनिवर्सल सेट को, क्योंकि ये यू जो होता है ना वो यूनियन का सिंबल होता है। अब यूनिवर्सल सेट का भी सिंबल मैं यही बना दूं, यूनियन का सिंबल भी यही बना दूं, तो यहां गड़बड़ होगी ना। तो इसलिए मेरे को ना थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना पड़ता है। तो मैं ये सब करने की करता हूं मैं यूनिवर्सल सेट के लिए, क्योंकि यूनियन के लिए हमें एक यू ऑलरेडी दिखाना होता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपना सेट होता है सिंपल सेट को ना क्लोज कर्व बंद कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर सर्कल का यूज करते हैं। बंद कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ज्यादातर किसका यूज करते हैं? सर्कल का यूज करते हैं। कुछ बच्चे जैसे मेरे को बताना है, अब देखो ए सेट बनाना है। देखो कोई भी सेट होगा ना कहीं यूनिवर्सल सेट भी होगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया, अब ये ए सेट हो गया, ये ए सेट यूनिवर्सल सेट बनाया। अब मेरे को बी सेट भी चाहिए। अब बी सेट क्या हो सकता है? कैसे भी हो सकता है? बी सेट ऐसा भी हो सकता है, बी ए और बी के बीच में कुछ कॉमन ना हो। बी सेट ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। बी सेट ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब कैसे भी कोई भी देखो, ये जो ए और बी सेट होंगे ना, इन दोनों को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है। अब यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन है, यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन है। ये जो कॉमन होता है ना, वो एक बार लेके हम लोग इसको इंटरसेक्शन भी बोलेंगे। कॉमन पोर्शन को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन भी। यूनियन भी बताऊंगा क्या होता है, ए यूनियन बी भी बताऊंगा क्या होता है, ये इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक है। यहाँ पे ना सरेआम पता लग रहा है जो बी है ना वो ए का सबसेट है। यहाँ पे सरेआम पता लग रहा है बी जो है ना ए का क्या है? सबसेट। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये बी है और ये ए है, तो सरेआम पता लग रहा है ए जो है ना बी का सबसेट है। सरेआम पता लग रहा है ए जो है ना बी का क्या है? सबसेट। ठीक है ना। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ए कौन सा सेट है, बी कौन सा सेट है। और जो रेक्टेंगल होगा ना वो हमेशा यूनिवर्सल सेट है। बार बार मैं रिप्रेजेंट भी करूंगा, क्योंकि एक बार बता दिया बात ही खत्म। एक बार बता दिया बात ही खत्म। अच्छे बच्चों को सब समझ आ जाता है। ठीक है ना। तो सब बता दिया मैंने वेन डायग्राम क्या होता है। अब ए यूनियन बी, देखो जब ए इंटरसेक्शन बी की बात होती है, ए एंड बी दैट इज ए एंड दैट इज बी, और ये तो होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। जब यूनियन की बात होती है, ये ए ये बी है, यूनियन की जब बात होती है तो सब सारा आ जाएगा। मतलब जो इंटरसेक्शन है वो एक बार लेना है, बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है। कई बच्चों को वेन डायग्राम का पता नहीं था, उनके लिए मैंने बता दिया। डायग्राम बना रहा है बस,
सर्कल है मतलब सेट है, रेक्टेंगल है मतलब क्या है, रेक्टेंगल है तो बोले तो आपका यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल बोले तो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि 2 सेट हो गए, 3 सेट भी हो सकते हैं, ऐसे 3 सेट हो जाए ए बी सी। ठीक है, अब ये 3 सेट कैसे भी करके हो सकते हैं, हो सकता है तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन हो, लेकिन हो सकता है तीनों के बीच में कॉमन हो, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, मैंने बोला था दोनों डिफरेंट सेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा था बच्चों के सामने, कहता है कि ए बी का सबसेट है, प्रूव करो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है। ए बी का सबसेट है और प्रूव करो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है। अब सरेआम पता लग रहा है ए बी का सबसेट है, ए जो है ना बी का सबसेट है, कहने का मतलब देखो इंटरसेक्शन ए आई इस केस में। अब क्या क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, आई डोंट नो कैसे है क्वेश्चन। ए बी का सबसेट है, ए के एलिमेंट सारे बी में, ए के एलिमेंट सारे बी में, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो कैसे लिखोगे, ये बनेगा आपका डायग्राम। ठीक है, अब डिपेंड करता है ए सबसेट बी है तो ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, और बी सबसेट ए है तो पिछले वाला डायग्राम बनाओ। तो कैसे लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। अब मेरे को बताओ ए और बी के बीच में कॉमन कौन है, मेरे को बताओ ए और बी के बीच में कॉमन कौन है, ए है, ये ए है और ये बी है, तो कॉमन कौन है, ए है। तो सर हम पता लग रहा है ए और बी के बीच में कॉमन कौन है, ए है। तो क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। सो मतलब सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी, एवरी बोलेंगे सॉरी, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी इज नॉट इन ए। So we can say common of A and B is A. Common of A and B is A. So A intersection B is equal to A. उनमें 3 पार्ट से तीनों में सेम डायग्राम बनेगा, तीनों में क्या बनेगा, सेम डायग्राम। बस ये ध्यान रखना बी ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से आप लोगों ने डायग्राम को वेरी करना है, उसी हिसाब से आपने डायग्राम को क्या करना है, वेरी करना है। जिसका कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और साथ में देखो बच्चा, मैंने आप लोगों से वादा किया था +1 का सिलेबस जो है ना, +1 का कोर्स अब थर्सडे से लेक्चर अपलोड होंगे, अगर आप लोग साथ दोगे तो। अगर आप लोग वीडियोस को देखोगे नहीं तो मैं कैसे लेक्चर्स को अपलोड करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो यही मोटिवेशन है, अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट, आज चैप्टर खत्म हो रहा है पहला, लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है ना, अगला चैप्टर भी थ्योरेटिकल है, पहले 2 चैप्टर भी थ्योरेटिकल है, फिर हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन में घुसेंगे। तो उससे पहले तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही ला पाऊंगा। जितनी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करोगे या फिर कमेंट करोगे, लाइक करना जरूरी है ताकि मेरे को, या फिर आप लोग वॉच टाइम बढ़े। अभी वॉच टाइम अगर 5 बच्चों का, पिछली वीडियो का वॉच टाइम जो है ना सिर्फ 5 बच्चों का है, यानी कहने का मतलब क्या है, पिछली वीडियो 5 ही बच्चों ने देखी है, तो इससे ना हिम्मत टूटती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की स्क्रीन आ रही है आपके सामने, ये नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट स्क्रीन। देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप लोग अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन दैट माइट बी द पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन हर बुक में ना हो, ये जो पुरानी बुक है ना उससे लिया गया क्वेश्चन है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, मुझे नहीं पता ये पुरानी बुक से है नई बुक से है, आई थिंक ये नई बुक में नहीं है और मेरे पास नई बुक अवेलेबल अभी नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना। और मैं जो कुछ नंबरिंग डाल रहा हूं ना, दैट माइट बी वेरी बुक टू बुक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। किसी बुक में कौन सा नंबर हो सकता है, किसी बुक में कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो इन्हें सर्वे 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट है, मैथ है 15 के पास, 12 के पास फिजिक्स है, 11 के पास केमिस्ट्री है। अब कुछ लोग सोचेंगे क्योंकि जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, 25 स्टूडेंट है जी टोटल, 15 के पास मैथ है, 12 के पास फिजिक्स है और 11 के पास केमिस्ट्री है। सर जी आप तो पागल बना रहे हो, 15 12 27 और 11 38 बन गए तो, लेकिन टोटल तो 25 है। लेकिन आप लोगों को बता दूं 25 स्टूडेंट है टोटल। 15 में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके पास फिजिक्स है, 15 में ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके पास केमिस्ट्री है। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टोटल आएगा वो इससे कम आना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये टोटल स्टूडेंट ही 15 हो सकता है 12 फिजिक्स वालों के पास, 12 के पास मैथ हो,
11 केमिस्ट्री वालों के पास 11 के 11 पास मैथ हो, यानी ऐसे स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट 15 ही हो, लेकिन 15 में क्या पता 12 के 12 के पास फिजिक्स हो, तो काउंटिंग तो 15 में मैथ में आ गई ना, आपको काउंटिंग 2 बार थोड़ी होगी, काउंटिंग तो एक ही बार होगी। समझो, ये बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझो बात को। तो मान लेते हैं मैथमेटिक्स वाले को ए सेट मान लिया, फिजिक्स वाले को ज्यादा थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। अभी निकालना बहुत कुछ है आप लोगों को, मैं आप लोगों को हर डाउट क्लियर करना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, हर डाउट, आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री को सी मान लिया, अपने ए सेट बनाया मैथ्स वाला, ठीक है जी, ए सेट बनाया मैथ्स वाला, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। बी सेट बनाया फिजिक्स वाला, बी सेट बनाया फिजिक्स वाला, सी सेट बनाया केमिस्ट्री वाला, ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं, एक मैं बोलूं ए, एक बोलूं ओनली ए, दोनों बातों में फर्क है। एक मैं बोलूं ए में तो ये पूरा आ गया, ए में तो ये पूरा हो गया, ओनली ए का मतलब ये दूसरे सेक्स को छोड़ना पड़ेगा, ओनली ए का मतलब ये वाला, इधर वाला, ओनली ए का मतलब ये होता है, ठीक है। मैं इस ओनली ए को स्मॉल ए मान लिया, ओनली बी को स्मॉल बी मान लिया, ओनली सी क्या होगा, ओनली सी ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है जी। अब सबसे पहले इस ए में टोटल कितने हैं, 15 है, इस ए में टोटल 15 है, बी में टोटल फिजिक्स में 12 है, बी में, इस कैपिटल बी में, स्मॉल बी में नहीं, स्मॉल बी और कैपिटल बी में फर्क है, स्मॉल ए कैपिटल ए में फर्क है, ये जो 15 है ना, ये कैपिटल ए है, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, देखो जिसको समझ आएगी, जो कोशिश करेगा उसको समझ आएगी। कैपिटल सी में 11 है, कैपिटल सी में 11 है, ठीक है। फिर कहता है 5 ऐसे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको मैं मानूंगा एबीसी आ गया, डी मानूंगा, इसको मैं ई मानूंगा, इसको एफ मानूंगा और इसको मानूंगा जी, ठीक है। उसने बोला सबसे पहले ये जो 15 है, ये 15 क्या है, ये 15 ये पूरा है, 15 ये पूरा है, इस पूरे में क्या क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो, ए आ गया, डी आ गया, जी आ गया, ई आ गया, तो कहने का मतलब ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ये 15 है, ये फर्स्ट इक्वेशन, यानी ये पूरा 15, ये पूरा क्या है बेटा 15, यानी इसमें क्या क्या है, ए डी जी ई। इसी तरह ये पूरा 12 है, ये पूरा क्या है 12, इसमें क्या क्या आ गया, बी प्लस डी प्लस जी प्लस है, बी प्लस डी प्लस जी प्लस है, ठीक है बच्चों, बी डी जी एफ, बी डी जी एफ, इसमें कितने आगे 12। इसी तरह तीसरी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बहुत सारी बन जाने वाली है, जी ई एफ सी, ठीक है, यानी सी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ, कितने हो गए ये 11, ये सारी इक्वेशन बनेगी। अब कहते हैं 5 जो है ना, 5 लोगों के पास मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स भी और केमिस्ट्री यानी कॉमन है, कॉमन मैथमेटिक्स ये और केमिस्ट्री। बताओ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री कितने लोगों के पास है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन ये ना, मैथमेटिक्स भी और केमिस्ट्री भी। अब तुम ये थोड़ी लोगे, इसमें मैथ थोड़ी है, मैथ भी है और केमिस्ट्री भी है, दोनों का कॉमन क्वेश्चन एंड में कॉमन आता है, यानी दोनों का कॉमन जी प्लस ई है, दोनों का कॉमन कौन है, जी प्लस ई। तो जी प्लस ई कितना हो गया बच्चों, जी प्लस ई हो गया 5, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर आता है 9 है टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथ्स ये रहा, फिजिक्स ये रहा, मैथ्स वाला ये जा रहा, फिजिक्स वाला ये जा रहा, दोनों का कॉमन डी प्लस ई आ गया, दोनों का कॉमन क्या आ गया, डी प्लस ई आ गया। डी प्लस जी कितना आ गया बच्चों, डी प्लस जी, बड़ा जोर लग रहा है बनाने में, और आप लोग ऐसे बिना लाइन करके छोड़ देते हो, बड़ी गलत बात है, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूँ, शायद स्कूल में होता तो कुछ कर सकता था, ठीक है। 4 एंड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स है केमिस्ट्री है, यानी जी प्लस एफ, दोनों का कॉमन जी प्लस एफ 4, ठीक है बेटा। अब ये जो डी है ना, ये डी सिर्फ इतना ही है,
डी सिर्फ इतना ही है। डी को पता है क्या बोलेंगे? डी को सुनो, डी को बोलेंगे मैथ्स फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। डी को क्या बोलेंगे? मैथ्स फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके अंदर मैथ है, फिजिक्स है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। ध्यान से देखोगे अब क्या कर, तीनों सब्जेक्ट तीन के पास है, तीनों सब्जेक्ट तीन के पास है। तो कौन है, ऐसी कौन सी जगह है जिसमें तीनों ही आ रही है? सिर्फ एक जी ऐसी जगह है, ध्यान से देखोगे ना, जी ऐसी जगह है जिसमें तीनों ही आ रही है। जी ऐसी जगह है जिसमें क्या आ रहे हैं? तीनों ही आ रहे हैं। जी ऐसी जगह है जिसमें तीनों ही आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे ना, ये ए है, ये सिर्फ ए है, ये बी है। देखो अब ध्यान से देखो, ये तो इसमें तो ए और बी आ रहे हैं, दोनों इसमें ए और बी आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं सी और ले आया, ये सी ले आया। अब ये ऐसी चीज है जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। बस एक मात्र ऐसी जगह है जिसमें ए और बी और सी है, यानी जी की वैल्यू कितनी है? 3। बड़े ध्यान से देखोगे क्वेश्चन खत्म हो गया, बड़े ध्यान से देखोगे क्वेश्चन खत्म हो गया। जी 3 आया, जी की वैल्यू आप 6th इक्वेशन में रखी, जी की वैल्यू 3 रखी, जी की वैल्यू यहां पे 3 रखी, F1 आ गया। प्लस का 3 उधर जाके, ये छोटी बात होगी, अब प्लस का 3 उधर जाके माइनस कर। यहां पे जी की वैल्यू 3 रखी, डी की वैल्यू 6 आई। यहां पे जी की वैल्यू 3 रखी, डी की वैल्यू 6 आई। यहां पे जी की वैल्यू 3 रखी, ई की वैल्यू 5, ई की वैल्यू 2 है। अब इसी तरह यहां पे सारी वैल्यू रख के आप एबीसी निकालोगे। क्या निकालोगे? एबीसी वैल्यू रखोगे। आपको देखो, फॉर एन एग्जांपल, ए प्लस डी की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू कितनी है? अरे डी कहना कि डी की वैल्यू 6 है। जी की वैल्यू 3 है। ई की वैल्यू 2 है, तो 3 बराबर है। तो क्या बना? ए प्लस 6 3 और 2 क्या? ए की वैल्यू 4 आ गई, यानी ये जो चीज आ गई वो 4 आ गई। 4 ऐसे लोग हैं जिसके पास सिर्फ ओनली मैथ है, ठीक है। इसी तरह बी निकालोगे, सी निकालोगे, आपको अब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको कोई पूछे कि आप वो बच्चे बताओ जिनके पास मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। मैथ है, फिजिक्स है, नॉट केमिस्ट्री। मैथ है, फिजिक्स है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ डी वाला, डी आंसर। क्या आंसर आएगा? डी। ऐसे आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर क्वेश्चन फिर भी ना समझ आया, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी। द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। जो नहीं कर सकते वो मत करना, जो कर सकते हो तो कर ही लो। बाय बाय। अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, पढ़ लेना। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो पढ़ लेना। बाय बाय।